आज हम लोग खो खो की शुरुआत करते हैं, है ना। अब ये जो कुछ ऐसे खेल हैं जहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो खिलाड़ियों की संख्या से पूछे जाते हैं और ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलेगा, शुरू करते हैं खो खो के बारे में। तो पहली बात देखो, हमसे यदि ये पूछता है कि खो खो खेल की शुरुआत या जन्म स्थान कहां से माना जाता है, तो ये तो आपको पता है कि 4 ऐसे खेल हैं जिनकी शुरुआत भारत से होती है। कौन कौन से हैं? जैसे शतरंज है, ठीक है, कबड्डी है, खो खो हो गया और पोलो हो गया। ये सभी खेल आपके भारत में शुरू होंगे। महाराष्ट्र से शुरू होता है, पुणे से, या हो सकता है आपको कहीं कहीं बड़ौदा मिल जाए, ठीक है। तो आप बड़ौदा भी याद में रखेंगे, नहीं तो महाराष्ट्र अपना है ही है। तो इस खेल की शुरुआत कहां से हो रही है, तो हम बताएंगे महाराष्ट्र पुणे से होगी। और ये मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर भारत में तो काफी फेमस है ही है, वहां पे खूब खेला जाता है। इसके बाद देखो कि यहाँ पे कैसे खेला जाएगा। ये पुरुष और महिलाएं दोनों इस खेल में पार्टिसिपेट होंगे, या ऐसे याद रखो कोई भी खेल हो, अब तो सब हर खेल में पुरुष और महिलाएं समान तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं या भाग ले रहे हैं। अब देखिएगा, खो खो एक भारतीय खेल है। ये अच्छा क्वेश्चन हमारी एग्जाम में बन सकता है, या कभी पूछेगा कि बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे खेल हैं जिनका उत्पत्ति स्थल भारत देश के नाम से माना जाता है, तो हम आंसर कर देंगे। अगली बात देखें, जन्मदाता महाराष्ट्र पुणे, बड़ौदा को भी याद रखेंगे क्योंकि कई किताबों में आपको बड़ौदा भी मिलेगा। तो आपके साथ मन में फिर एक प्रश्न चिन्ह है कि हमें तो बताया ही नहीं था ये बात, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। देखें, अब बात आती है कि ये खो खो शब्द जो है, ये खो शब्द जो है संस्कृत में एक शब्द है शिव। अच्छा, आप लोग यदि हिंदी पढ़े होंगे अपनी 9वीं 10वीं क्लास में, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि एक टर्म आपने शायद कभी पढ़ा हो, मूल धातु, या कभी पढ़ा हो धातु रूप। हाँ, धातु रूप का मतलब यह होता है कि जो भी शब्द की उत्पत्ति स्थल या उसका मूल रूप, उसको कहते हैं धातु रूप। जैसे कोई भी क्रिया होती है, वर्ब जिसको हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं, कोई भी क्रिया है तो क्रिया का कोई भी मूल रूप जो होता है उसको क्या कहा जाता है? धातु रूप कहा जाता है। जैसे पढ़ना, अब पढ़ना एक अपने आप में क्रिया है और ये पूछ रहा है इसका मूल रूप या धातु रूप क्या है, तो हम बताएंगे पढ़, इसका क्या है? धातु रूप है। ऐसे समझना कि ये जो खो शब्द है ये संस्कृत के किस शब्द से बनाया गया है या लिया गया? शिव। अब ऐसा नहीं तो खो नहीं शिव शिव, लेकिन रहेगा खेल का नाम क्या? खो खो, ठीक है। अब ऐसा नहीं शिव शिव ऐसे भी कह सकते हैं। तो आपको याद रखने के लिए एक बात याद रखिएगा, ये संस्कृत के किस शब्द से लिया गया है? शिव से बना है, और जिसका अर्थ क्या है कि खड़े हो जाओ। यही तो खेलते हैं। अभी आप बताएंगे, जैसे माना कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कुछ खिलाड़ी बैठे हुए हैं, अल्टरनेट क्रम में इधर उधर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब एक इनको खो देगा, ऐसे करके टच करेगा और वो दौड़ करके भागेगा। तो यही तो होता है खो खो खेल में। तो वो क्या कह रहा है? खड़े हो और जाओ, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। बड़ौदा में, अब देखो बड़ौदा से, बड़ौदा क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि जो इसके रेगुलेशन या नियम बना करके तैयार किए गए थे पहली बार, वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन था, हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल, जो इस खेल का क्या करेगा? प्रचार प्रसार करेगा। तो हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल के द्वारा इस खेल के कुछ आधुनिक नियम या व्यवस्थित स्वरूप तैयार किया गया था। इसलिए कभी कभी हम इसको क्या याद रखते हैं कि इन खेलों की व्यवस्थित जानकारी हमें कहां से मिलती है? बड़ौदा से भी मिलती है। इसीलिए आपको बता रहे थे, कई की जगह इन पूना को ना दे करके वो हमें क्या दे देता है? बड़ौदा दे देता है। अगली बात देखो 1982 में आप क्या कर रहे हैं? हॉकी खेल को भारतीय ओलंपिक में शामिल कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बताइएगा कि आपका खो खो, हॉकी नहीं, आपका खो खो खेल जो है ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया था? तो आप आंसर कर देंगे ये शामिल किया गया था 1982 में, 1982 में शामिल किया गया था। ये बात हम यहां से याद रखेंगे। अगली बात देखो, इसके कुछ सामान्य से नियम होते हैं या कुछ मैदान के बारे में भी अभी बात करेंगे। तो इसके जो नियम बनाए गए थे वो आपने इस शब्द को वैसे पढ़ा है पहले कभी, बॉम्बे वाला, पूना वाला, हाँ और कोई छूट गया है क्या? चलेगा, देखें आप याद रखेंगे इसके कुछ विशेष नियम बनाने का जो क्रेडिट जाता है, श्रेय जाता है, वो है अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल या संस्थान। इस संगठन को ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है वर्तमान में नियम बनाने का। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताइएगा कि किस संगठन या संस्था के द्वारा आपके खो खो खेल के कुछ विशेष या वर्तमान नियम बनाए गए थे, तो आप बताएंगे या तो अखिल महाराष्ट्र शिक्षा मंडल याद रखो, या आप पूना का जिमखाना क्लब। यानी कि इन दोनों संगठन ने मिलकर के 1914 में खो खो के लिए कुछ विशेष नियमावली तैयार की थी। अब यहां से याद क्या रखना है कि एक तो हनुमान प्रचारक मंडल बड़ौदा का याद रखना है जिसने व्यवस्थित स्वरूप
तैयार किया। और दूसरी बात हम यहां से याद रखेंगे, आपका अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल, ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। और वही पूना का जिमखाना क्लब, इन दोनों ने इस खो खो के लिए कुछ विशेष नियमावली या रूल बुक तैयार की। अब इसके बाद देखें ये तो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन अब एक ठीक ठाक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये पहली बार किसी भी कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा व्यवस्थित तरीके से। तो आपसे पूछेगा भारत में प्रथम पुरुष प्रतियोगिता किस वर्ष हुई थी। अब देखना दो यहाँ पे अलग अलग आंसर मिलेंगे, हो सकता है कहीं कहीं लिखा हो 1959, तो आपको याद कैसे रखना है 59 60, कैसे याद रखना है 59 और 60 याद रखना है। 1959 और 60 में पहली बार विजयवाड़ा में इन कंपटीशन का या इस खेल की शुरुआत की गई थी। तो अब चाहो तो अब डिपेंड करता है एग्जाम में, यदि ऐसे करके ऑप्शन देता है कि यदि 1959 और 60 दे दिया तो ठीक है, आंसर हम इसमें से लगा सकते हैं। जैसे आप पढ़ते ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 91 92 आंसर करते हैं, ये तो है। अब यदि नहीं देता है तो आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, अब देखना और किस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं। माना उसने दिया 1958 दिया और 1960 देता है और 62 देता है और 64 देता है, ठीक है। अब हम ऐसी परिस्थिति में आंसर किसके साथ करेंगे, तो 60 कर देंगे। माना कि अब हमको ऐसे देता है 1957 58 और 59 और 60, अब क्या करोगे, तो आप 60 ही लगाना। जब सेपरेट अलग 59 दिया है तभी हम लगाएंगे 59, अन्यथा तो हम किसके साथ जाएंगे 60 के साथ ही जाओ, ठीक है। सेपरेट दिया है इस तरह से दे रहा है, 57 दिया, 59 दिया, 61 दिया या इसके बाद 63 देता है, इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो हम क्या लगा देंगे 59 लगा देंगे, अन्यथा तो हम 60 के साथ ही हमेशा रहेंगे, ठीक है। ये बात आपको यहां से याद रखना है। अब देखो अगली बात, तो आप पहली बार पुरुषों का खो खो खेल जो है या चैंपियनशिप जो है आयोजित करवा रहे हैं 1960 विजयवाड़ा में। अब इसके बाद देखिएगा खो खो फेडरेशन की यदि बात करते हैं तो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में 1955 में इसको व्यवस्थित किया, ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहां बनाएंगे, नई दिल्ली में। अच्छा एक बात और समझना, वैसे तो हेडक्वार्टर आप लोग कई सारे खेल या संस्थाओं के पढ़े हैं, जो अपने केंद्र या संघ या सेंट्रल लेवल के जितने भी हेडक्वार्टर पूछता है उन सबके हेडक्वार्टर एक ही जगह मिलेंगे, कहां पे, न्यू दिल्ली में। कहां पे मिलेंगे, नई दिल्ली में मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा। ज्यादातर 95% तक आपके ज्यादातर हेडक्वार्टर कहां, राजधानी में होंगे, है ना, क्योंकि ये सब जितने भी संवेदनशील मुद्दे होते हैं या काम होते हैं तो वो केंद्र सरकार अपने पास रखती है ना, बच्चों को नहीं देती, बच्चे मतलब राज्यों को नहीं देती, वो अपने पास रखती है। क्या पता अब घर में जैसे मानो कोई बड़ा निर्णय लेना है तो बच्चे लोग थोड़े ना लेंगे, वो कौन लेंगे, घर के जो बुजुर्ग हैं, मुखिया टाइप के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। एशियन खो खो फेडरेशन कब बनाया जा रहा है, तो 1987 1987 में बनाया जाएगा, ये बात याद रखेंगे। अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, क्योंकि आप याद रखेंगे अभी हाल ही में एक पॉइंट पढ़ाया था आपको, SAAF फुटबॉल से संबंधित है, साउथ एशियन है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। कौन जीता था, बहुत बढ़िया, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप कौन जीता था, हाँ भारत जीता है। अरे राम राम, इतना बुरा हाल, अभी तो पेपर बहुत दूर है, इतने ज्यादा दिन हुए भी नहीं मुझे पढ़ाए हुए, अभी तो डब्बा साफ हो गया। मतलब इनको मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको रिवाइज करते रहो धीरे धीरे करके। आप लोग जैसे अभी बातचीत कर रहे थे ना जमाने के मुद्दों पे परिचर्चा, अरे हमको किसी के मुद्दों पे परिचर्चा कर, हमारे पास ही इतने मुद्दे पड़े हैं अपने बैग में, रजिस्टर में, तमाम जगह, उन मुद्दों पे चर्चा कर लिया करो ना, तो वैसी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन क्या वो आनंद रस वाली बात है ना, हिंदी में पढ़ते हैं काव्य में रस आता है, क्योंकि रस को अंग्रेजी में सेंटीमेंट कहते हैं। तो बात वही है कि साहब हमारा मन हमारे विचारधारा का है। ये देखो मैंने बताया ना, पढ़ाई चीजें ऐसी है, क्या किया जाए, मन लगता नहीं, लेकिन क्या करें, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा ना तब तक आपको जबरन इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, दिमाग को समझाना पड़ेगा। देखो दिमाग ऐसी चीज है, जैसे अभी तो चलो ठीक है गर्मी आ रही धीरे धीरे, सर्दी के सीजन में आप लोग कोशिश करते होंगे कि थोड़ा सा जल्दी जग जाए पढ़ने के लिए, तो अब दिमाग कहेगा पागल है क्या, 10 मिनट और सो ले, क्या मरा जा रहा, 10 मिनट में कौन सी किताब याद हो जाएगी तुझे। तो अपन लगता है कि हाँ दिमाग ज्यादा होशियार है, अपन बात मान लेते हैं, और फिर 10 मिनट के चक्कर में 10-10 मिनट कर करके ना, अलार्म भी लगा होगा ना तो 10 मिनट का स्नूज कर करके आप उसको 1 घंटे में बदल देते हैं, है ना, तो चलेगा। तो अब क्या करना, थोड़ा सा अपने को दिमाग को समझाना है, इतने तो आज मैंने, अच्छा आप चलो ठीक है बाद की बात सुनिएगा।
हाँ, तो अब जरा इस बात को याद रखो कि आपसे पूछेगा एशियन खो खो चैंपियनशिप का जो आयोजन या संगठन बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया वो कब बनाया जाएगा? 1996 में। ठीक है, अब जरा देखो यहां से ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए है, अभी तक तो ठीक है, लेकिन ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा कि प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता किस खेल से संबंधित? खो खो। किस खेल से संबंधित? खो खो खेल से संबंधित है। तो आप बताएंगे इनका नाम है सुधीर भास्कर राव परब। सुधीर, आज विशेष पर्व है ना, वैसे ये भी पर्व है, तो याद रखो सुधीर भास्कर राव पर्व, इनको 1970 में सम्मानित किया गया था। पहले या ऐसे पहले खो खो खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला, कभी ऐसा प्रश्न पूछता है तो आंसर क्या कर देंगे? सुधीर भास्कर राव। आप तो ऐसे भी याद रख लो, ये पर्व छोड़ दो, सुधीर भास्कर राव। अच्छा, क्वेश्चन क्या बन सकता है? बताओ इनका संबंध किस खेल से है? तो आप बता दें खो खो से है। अच्छा, अब ऐसे भी याद रख लो कि आपने यहां से क्वेश्चन पूछा कि बताए पहले ऐसे खिलाड़ी, तो अब आप एक बात और याद रखना, ये देश का दूसरा सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, ये तो हम जानते ही हैं। शुरुआत कब हो रही है इस खेल रत्न की? हाँ, 1961 में यह शुरू हुआ। ठीक है, ये भारत की ही ऐसी विशेषता है कि साहब जो खेल पहली बार शुरू होगा, लेकिन बेचारे दूसरे नंबर पे आएगा, ऐसा भारत में ही हो सकता है ना, और कहीं नहीं होता। और जो दूसरे नंबर पे शुरू होगा, यानी कि 1991, 1992, जो दूसरे नंबर पे शुरू होगा वो पहले नंबर पे आएगा। ये अपना देश की व्यवस्था है। ठीक है, जो भी है, क्या करना है अपने को, ठीक है, क्योंकि अपने सुधारने से नहीं सुधर सकते। हाँ, आपने बताया पहला अवार्ड इन्हीं को मिला था, अर्जुन अवार्ड पहला इन्हीं को मिला मध्य प्रदेश में। मतलब अर्जुन अवार्ड पहला किसको मिला था? ये इन्हीं को? नहीं तो खो खो खेल का, खो खो खेल में। आपने बोला कि अर्जुन अवार्ड सबसे पहले खो खो में दिया गया था, ये आपने ऐसा कुछ बोला ना? नहीं, खो खो खेल में सुधीर भास्कर को दिया गया अभी, खो खो खेल में सबसे पहले इनको दिया। हाँ, ये सबसे पहला अवार्ड नहीं है, 61 में दिया गया था। नहीं, इसको क्या याद रखना है ऐसा याद। अच्छा, मैंने ऐसा बोल दिया होगा अर्जुन पुरस्कार खो खो खेल में, आप इसको ऐसे समझो, खो खो खेल में पहला अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया था? तो आप सुधीर भास्कर राव याद रखेंगे। अच्छा, वो अपन सेंटेंस थोड़ा सा समझ नहीं पाए होंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब जरा फिर से सुन लीजिएगा कि आपसे पूछता है खो खो खेल में ऐसे खिलाड़ी का नाम बताना है जिनको पहली बार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो आंसर क्या कर देंगे? सुधीर भास्कर को सम्मानित किया गया था। और कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले कि सुधीर भास्कर क्या खेलते हैं या किस खेल से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा खो खो। ठीक है, अगली बात देखो, अर्जुन अवार्ड 6 लोगों को शायद या 5 लोगों को एक साथ दिया गया था, जिसमें आपका बैडमिंटन भी है, आपका हॉकी खेल भी है। एम्स लम्सडेन को दिया गया था सबसे पहले, जिनका संबंध हॉकी खेल से है 1961 में। ठीक है, अब देखो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये द्रोणाचार्य ये दिया जाएगा कोच को, प्रशिक्षक कहते हैं या कोच को आप बता सकते हैं। सबसे पहले खो खो खेल में, सबसे पहले खो खो खेल में, ये बात याद रखेंगे। तो खो खो खेल का जो पहला अवार्ड मिल रहा है किसको? कोच को। इनका नाम है गोपाल पुरुषोत्तम दास फड़के। बड़ा अच्छा नाम है, क्योंकि जो आदमी फुर्तीला नहीं होगा, फड़कीला नहीं होगा, उसको तो कोई अवार्ड क्या, कोई खेल ही नहीं खिलाएगा। तो आप याद रखेंगे अर्जुन मिला किसको? अर्जुन मिला भास्कर को, ऐसे याद रखो, अर्जुन मिला भास्कर को। ठीक है, किसमें? खो खो में। और फिर पूछेगा कि बताओ द्रोणाचार्य कौन है, तो आप बताएंगे पुरुषोत्तम दास, ऐसे याद रख लो, खो खो के पुरुषोत्तम दास, खो खो के पुरुषोत्तम दास। तो अब आपको याद बना रहेगा खो खो में पुरुषोत्तम दास कौन है? नाम ही लग रहा है कोई बड़े बुजुर्ग टाइप के आदमी हैं, माने ये गुरु या कोच हैं जिनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट समझना कि सुधीर या भास्कर से याद रखो, भास्कर से याद रखो कि साहब आपके खो खो के अर्जुन भास्कर, खो खो के जो अर्जुन भास्कर हैं, रुको जाओ जरा, खो खो के जो अर्जुन भास्कर हैं, इनको आप यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। तो खिलाड़ी भी हो गए और कोच भी हो गए, दोनों नाम आपको एक साथ याद रहेगा, कभी पूछता है तो आप यहां से आंसर कर देंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पे आओ। ये एक मैदान है, अभी आपको आधा अधूरा लग रहा है, कोई बात नहीं है। अच्छा, खो खो खेल कभी खेला है और कभी देखा भी है? शायद देखा नहीं होगा, लेकिन खेला होगा, देखा है। चलो, देखा खेला दोनों है, तो फिर हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब जरा समझते हैं, ये पोल है या पोस्ट एरिया है, यहां से खेल की शुरुआत होती है ना। अब ये, अच्छा, अपने को पता है कितने खिलाड़ी होने चाहिए? 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये वही रो है जहां पे खिलाड़ी अल्टरनेट इधर उधर मुंह करके बैठेंगे। ठीक है, एक का मुख जैसे इस तरफ है तो अगला इस तरफ बैठेगा, इस तरह से इनके बीच में से होकर के आप खिलाड़ी दौड़ सकता है या ऐसे भी दौड़ भाग कर सकता है, वो स्वतंत्र है।
है ना। तीन, जब 8 खिलाड़ी यहां बैठे होंगे, एक उनका पकड़ने के लिए यहां पे तैयार होगा और 3 विपक्षी के खिलाड़ी रहेंगे। एक क्या करता है, एक दौड़ेगा, एक टीम दौड़ने का काम करती है और एक यहां पे बैठ करके उसको चेज करने का काम करती है। ठीक है, 3-3 करके ऐसे आते जाएंगे और खेल शुरू होगा, चलेगा। तो अपन सबसे पहले जैसे बात करते हैं, ये कुछ इस तरह से हमें मैदान या इनका ग्राउंड दिखाई देता है। अब बात आती है कि इनका जो मैदान है वो उसका साइज क्या होगा। तो आप बताएंगे ये 27 मीटर तो इसकी लंबाई होती है और आप देखेंगे, आप इसको देखेंगे तो आपके पास यहां पे 16 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। थोड़ा सा ध्यान करो कि 12/8 और 13/10 किससे संबंधित है? कबड्डी से। अच्छा, इसमें मेल और फीमेल की बात करें तो, महिला पुरुष की बात करें तो ये महिलाओं के लिए है, 13/10 पुरुषों के लिए है ना। अब देखा जा रहा है, यदि हम लोग खो खो की बात करते हैं तो ये 27 मीटर बाई 16 मीटर पूरे मैदान का आकार रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर देखेंगे इस पॉइंट से यहां तक लगभग 1.5 मीटर का गैप रहता है और इन सब में आप देखेंगे जो गैप रहेगा, ये पहला यहां से लेकर के यहां तक जो गैप रहेगा ये जरूर लगभग 3 मीटर के आसपास होगा। बाद बाकी सब में अब ये कम होता जाएगा और सब में कम होता जाएगा, ये 2:30 का रहेगा, हालांकि कभी पूछेगा नहीं, है ना। तो ये ब्लॉक है, यानी कि ये खिलाड़ियों के लिए सेपरेशन लाइन बना दी जाती है, खिलाड़ियों के बैठने के लिए लाइन बना दी जाती है। इस तरह से आप देखते हैं तो इनके कोर्ट या मैदान में इसी तरह की लाइनें खिंची होती हैं जहां पे ये खेल खेला जाएगा। ठीक है, अगली बात देखो, इनका सबका साइज सेम रहेगा इन सभी लाइनों का, मात्र इस लाइन से यहां पे थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, अगली बात देखो, अब ये सेंट्रल लाइन रहती है, सेंट्रल लाइन का शायद कभी आपसे आकार पूछेगा तो आप बताएंगे 24 मीटर बाई 30 सेंटीमीटर की रहती है। कितनी? 24 बाई 30 सेंटीमीटर की रहती है। ये यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई तो इसकी हो जाएगी 24 मीटर और यहां से यहां तक देखेंगे तो ये कितनी है? 30 सेंटीमीटर की है। यहां पे आप तो ऐसे समझो ये मार्क किया गया है कि प्लेयर को बैठने की जगह तय कर दी गई है। ठीक है, बस, और इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं है और इसी लाइन के इर्द गिर्द रह करके खेल खेला जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आपकी कबड्डी की तरह यहां तक पहुंच गए। कबड्डी में बताया था ना आपने, लॉबी याद करो, है ना। तो यहां पे लॉबी वॉबी जैसा कोई काम नहीं है, लेकिन हम याद रख सकते हैं कि थोड़ा सा विस्तार इसलिए दिया है, शायद की बात है कि खिलाड़ी हैं, फुर्तीले हैं, हो सकता है दौड़ भाग करते यहां तक पहुंच गए, तो ये भी एकदम कोई खो कर देगा तो दौड़ के उड़ता हुआ जाएगा उसके पास, क्योंकि खिलाड़ी यहाँ पे उड़ते ही हैं। चाहे कबड्डी की बात करें चाहे खो खो की बात करें, यहाँ पे यदि खिलाड़ी में फुर्ती नहीं होगी तो वो खिलाड़ी नहीं होगा, तो खो खो की जगह फिर कुछ और ही होगा, है ना। चलेगा, अगली बात देखें, जैसे बात की जाए सेंट्रल लाइन की बात होगी और खिलाड़ी, आपको समझ में आ गया ना पॉइंट कैसे होगा। जैसे एक खिलाड़ी यहाँ पे दौड़ता हुआ ऐसे आया, पोल से घूम के आया और उसने यहाँ पे अपने टीम के खिलाड़ी को हाथ लगाया, खो बोला और वो दूसरा दौड़ के भाग के जाएगा, उसको टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये टच वाला सिस्टम कुछ कबड्डी की तरह है। जैसे 8 लोग बैठते होंगे और एक 8 बैठ, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जी खिलाड़ी बैठे हैं। हाँ, एक इस पोल पे है, एक वहां है, एक खो करेगा, एक ही टीम का, समझना 1 2 800 खिलाड़ी ये बैठे, एक दौड़ रहा है। अब जैसे माना एक खिलाड़ी दौड़ रहा है, अब जैसे वो थक गया या ज्यादा नहीं उसमें अभी स्ट्रेंथ रही तो इसको टच करेगा, खो बोल देगा, दूसरा खिलाड़ी तैयार हो जाएगा। और पता चला कि जैसे माना कि सामने वाली टीम का खिलाड़ी यहाँ पे है और ये वाला बेचारा यहाँ दौड़ रहा है, इसको खो कर देगा, ये दौड़ के इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। सामने वाली टीम के 9 ही तो पकड़ेंगे। 9 नहीं पकड़ेंगे, 3-3 सेट में रहेंगे। हाँ, 3 लोग, अब उनमें से आएंगे अल्टरनेट करके, एक एक करके यहाँ बैठे होंगे। हाँ, फिर उसके बाद आएगा, जैसे वो तो खत्म हो गया ना, कबड्डी की तरह याद करो। ऐसे देखो, ये आपकी सेंट्रल लाइन थी, कबड्डी में ध्यान करो, यहाँ पे 7 खिलाड़ी थे। अब जैसे एक इधर रेड करने के लिए आएगा तो यहाँ पे अब इसको इसने टच किया तो यहाँ पे एक खिलाड़ी बताया था ना, ये अब बेचारा कुछ समय के लिए मर गया। कब तक मरा रहेगा? जब तक इनका एक खिलाड़ी कोई नहीं चला जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे दौड़ेगा, इसने इस खिलाड़ी ने इसको टच कर लिया और ये पोल तक नहीं पहुंचा या टच कर लिया तो ये खत्म, दूसरा आएगा रेड करने के लिए। ये सिस्टम रहता है। पोल इसमें ये मानो संजीवनी है, ऐसे समझ लो। पोल ही क्या है? संजीवनी है। बिना पोल के यहां से खेल की शुरुआत, पोल मतलब 2 पोल है ना, ये रेड वाले, ये यहाँ पे ऐसे पोल रहते हैं। अब इसमें वीडियो नहीं चलती, नहीं मैं तो आपको वीडियो चला के दिखा देता, वैसे चल भी जाएगी, खैर इतनी बड़ी बात नहीं। अच्छा, आज घर जाके पहले देखना यूट्यूब पे, यहीं पे जैसे क्लास कंप्लीट हो ना वैसे तुरंत खो खो डालना, एकदम सारे आएंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी नहीं हो तो अपन फिर खेल के देखेंगे छत पे, सब लोग को एक एक मैच खिलवा देंगे तो बिल्कुल क्लियर यहीं खेलेंगे अपन। क्या है, जो भी आउटडोर है ना उनको भी अपन इंडोर में ही खेलेंगे,
सब क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखिएगा, अच्छा खेल का टाइम क्या है, टाइम जरूरी है आपको, जैसे हॉकी में, आपको कबड्डी में, इन सभी खेलों के टाइम जरूर याद रखिएगा, हो सकता है कभी कभार एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। चलो देखो, अब खेलावधि यानी कि समय की बात करेंगे तो इसको आप वैसे याद रखेंगे जैसे आपको कबड्डी में याद करवाया था। कबड्डी का जरा टाइम बता दो पुरुषों के लिए। 20, 5, हाँ चलो 20, हाँ ये खेल फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है, ये आपका ब्रेक है, यही तो बताया था। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, पहला जो हाफ रहेगा वो 9 मिनट का रहेगा। पूछेगा बताइएगा खो खो खेल में फर्स्ट हाफ कितने टाइम का रहता है, कितने मिनट का रहता है, तो हम बताएंगे 9 मिनट का। उसके बाद 3 मिनट का ब्रेक है और फिर से तैयार हो जाओ अगले हाफ के लिए। तो आप कैसे याद रखोगे, आप याद ऐसे रख सकते हैं 939। यदि इसको आप कुछ और सोचें कि 21 मिनट बता दें, हाँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आप याद रखेंगे ये पूरा खेल कुल कितने मिनट का होता है, 18 मिनट का होता है, ये बात याद रखेंगे। नहीं तो पता चले कि 3 और जोड़ दो कि सर ने पढ़ाया था 21 मिनट का होता है, वो ब्रेक है। ये पहले जैसी बात याद रखेंगे, बिल्कुल ये पहले जैसी बात याद रखेंगे। ये आपका ब्रेक हो गया भाई साहब, सांस वांस ले लो, सांस लो, खांस लो, जो भी है वो सब इस समय में कर लो, है ना। 5 मिनट कबड्डी में हो गए और आपके 3 मिनट खो खो में हो गए, है ना। चलेगा, तो 3 और 9, 9 3 9 ऐसे करके याद रखेंगे तो आसानी से याद रह जाएगा। इंटरवल टोटल कितने मिनट का होगा, 6 मिनट का, काय को 3 18 मिनट का खेल है, ठीक है। हाँ इंटरवल है वो तो अगली दूसरी टीम के लिए है, अगली बात ये दूसरी टीम के लिए है। दूसरी टीम कितने टाइम बाद खेलेगी, नहीं ब्रेक 3 का, इंटरवल जैसे एक टीम खेल गई, अब अगली टीम जो आएगी ऐसे करके। अब देखो दूसरी पारी की फिर से बात आई, दूसरी पारी की बात आई तो ये पहली पारी के लिए, दूसरी पारी के लिए, ठीक है। इस तरह से आप याद रख, आपको तो सीधी सीधी बात बता दे, सरल आपने 9 और 9 याद रख लो बस। यदि हमसे पूछता है अच्छा कैसे याद रखो, खो 9 ऐसे याद कर लो, खो 9, खिलाड़ी भी कितने हैं 9 है और समय भी कितना है, माने एक खिलाड़ी को 1 मिनट दिया गया, क्या बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आपने याद रखा खो खो खेल में खिलाड़ी भी 9 है और खो खो खेल का समय भी 2 हाफ में 9-9 मिनट का, टोटल कितना हो गया 18 मिनट का खेल हो गया, यानी कि 18 मिनट का ये खेल होगा, ये बात याद रखेंगे। अब आ जाओ कुछ टर्मोलॉजी पे, 2 4 6 इनको पढ़ लेते हैं। जैसे स्तंभ या पोस्ट की बात करें, ये स्तंभ या पोस्ट वही है जिसको अभी हम लोग पोल कह रहे थे। ऐसे करके यहां पे क्या होगा, ऐसे करके ये दोनों तरफ क्या है, पोल है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये खिलाड़ी है। अब एक यहां पे है और एक यहां पे, अब बेचारा दोनों ऐसे करके दौड़ भाग करते रहेंगे, खेल खेलते रहेंगे। और दोनों खिलाड़ी जो बैठेंगे ना, माने ये जो 8 खिलाड़ी बैठे हैं उनके मुंह का, चेहरे का जरा याद रखना, एक दूसरे के अल्टरनेट बैठे होंगे, ठीक है। क्या पता किस तरफ से खिलाड़ी आक्रमण कर देगा, तो एक इस तरफ बैठे और एक इस तरफ बैठे, इस तरह से इनकी बैठक व्यवस्था रहती है। केंद्रीय गली या लाइन यानी कि वही सेंट्रल लाइन जिसपे वो खिलाड़ी बैठे होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। क्रॉस लाइन क्या है, जैसे यहां से अंदर जाएगा, जो सीधी रेखा में दौड़ रहे हैं तो ठीक है, सीधी रेखा में ना दौड़ते हुए खिलाड़ियों के बीच में से होकर के रेडर क्रॉस करता है तो उसको क्रॉस लाइन कह दिया। स्तंभ रेखा पोल लाइन के पास में पहुंचना, ठीक है। आयताकार वो छोड़ दो, मैदान की बात है। परिधियां माने आपकी जो यहाँ पे इस मैदान में कुछ रेखाएं खींची गई उनको कह रहे हैं। और बात धावक यानी कि जो रेड कर रहा है, दौड़ रहा है, खो देना माने उसको टच करके, खो बोल करके उसको खेल की शुरुआत करना या आगे बढ़ाना। फाउल और दिशा ग्रहण करना, ये 3 4 आप याद रख लो, यहां से एक आदि कभी कभी पूछ सकता है, और तो सब सरल है, ठीक है चलेगा। क्यों धावक रेस, अनुधावक या चेजर, अनुधावक या चेजर, इसमें 2, जैसे एक अपनी टीम का ही होगा, एक अपनी टीम का, एक दूसरी टीम का, जो यहाँ पे क्या कर रहा है वो रेड करने आया होगा, एक अपना खिलाड़ी दौड़ रहा होगा, यहां से 2 होते हैं। जैसे 8 बैठे हैं, एक खड़ा भी तो है, वो उसमें अपनी टीम का खिलाड़ी आ जाएगा। दूसरी टीम वाले, एक दूसरी टीम का खिलाड़ी एक यहां पे होगा, अपनी टीम का खिलाड़ी मान लो यहां पे है। अब वो टच करेगा जो आपस में दौड़ रहे होंगे उनको, दूसरी टीम का खिलाड़ी, यदि उसने टच कर लिया तो जिसको टच किया वो कुछ समय के लिए सस्पेंड हो गया। ऐसे करके पॉइंट लिए जाते हैं, ठीक है चलेगा। अगली बात देखो, अब बात करते हैं कुछ पेनल्टीज के बारे में। तो क्या है, पेनल्टीज तो हमेशा हर खेल में रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है चलेगा। देखते हैं, तो एक ये है कि जब वर्बल वार्निंग क्या है, कि जब किसी कोच के द्वारा, एम्पायर के द्वारा, रेफरी के द्वारा मुख से सामान्य वार्निंग दे दी जाए, यानी कि आपको ओरल कोई वार्निंग दे दी जाए, देख ढंग से पढ़ ले,
बातें नहीं किया कर, ये वर्बल वार्निंग है। अच्छा ठीक है। और यदि आपको कुछ और सख्ती से वार्निंग दी जाएगी तो आपको येलो कार्ड दे सकते हैं कि साहब जो भी खेल में नियमों का या रेफरी के या एम्पायर की बातों को ढंग से नहीं मानेगा या की गई गलती को दोबारा से दोहराएगा तो आपको हमने एक बार फिर से सचेत किया है, अगली बार आपको हो सकता है खेल से बाहर कर दिया जाए। ये तो एक सामान्य सी वार्निंग थी, लेकिन ये थोड़ी सी सीरियस है। यदि इसके बाद भी नहीं सुधर रहे ना तो ये लो रेड कार्ड, तो आपको खेल से बाहर होना पड़ेगा, टूर्नामेंट से भी बाहर कर सकते हैं। तो ये हम 2-3 बातें यहां पे याद रखेंगे पेनल्टीज को लेकर के। हो सकता है कभी नहीं पूछे पेपर में, लेकिन हम याद रखेंगे, ठीक है, चलेगा। अब ये तो सामान्य सी बात थी कुश्ती से, अब उससे खो खो से अब जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कुश्ती के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा और अच्छी बात क्या है कि साहब हमारे एग्जाम के लिए बड़ा अच्छा है और जानकारी के लिए उससे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोग इस खेल को बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और पढ़े तो नहीं होंगे, खेलते भी आ रहे हैं। कुछ नहीं है तो साहब कुश्ती, मतलब पहले के जमाने में भारत में कुश्ती खेल इतना ट्रेंड में हुआ करता था जैसे आजकल चाय। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं तो चाय पी लो। कहां गए थे? उनके यहाँ तो चाय पी लो। अच्छा आ गए तो चाय पी लो, जा रहे तो अरे एक और चाय पिए जाओ। मतलब इतना ट्रेंड हो गया है। पहले इस कुश्ती का वैसे ही ट्रेंड हुआ करता था। यदि घर में 1-2 पहलवान नहीं है, अच्छा लोगों के पहले घरों के एक लैंडमार्क बन गए थे, अरे फलाने पहलवान या मल्ल के घर चले जाना। एक आम बोलचाल में, एक आंचलिक भाषा में, या अपन कहें भदेश कह सकते हैं, देशज कह सकते हैं, हम पहलवान को मल्ल भी बोलते हैं। मल्ल क्रीड़ा सुनी हो आप लोगों ने, मल्ल युद्ध सुना हो। ये पहले गांव में मेले में इस प्रकार के आयोजन होते थे, अपने शौर्य का बल का प्रदर्शन किया जाता था, जिनको हम लोग कुश्ती कहते हैं, मल्ल क्रीड़ा कहते हैं। अच्छा और अच्छी बात बता दें, इन सब की जानकारी आपको कंस और कृष्ण के समय में भी मिल जाएगी, है ना। क्या नाम उसका, कंस प्रयास करता है कि मल्ल क्रीड़ा के दौरान कृष्ण को क्या कर देंगे, मरवा देंगे। उसको क्या पता, हाँ भीम भी मिलेंगे, ठीक है वो भी आएंगे, भीम भी हैं आप। अच्छा भीम से याद आया कि भीम का जो किरदार निभाते थे, क्या नाम था उनका, प्रवीण कुमार। अच्छी बात क्या है, वैसे करंट में तो चर्चा में आपके 2 बार एशियन कॉमनवेल्थ भी खेल चुके हैं, ठीक है, तो उनको याद रखेगा। चलो आ जाओ, तो आप याद रखेंगे इसका नाम क्या है। ये हमें महाभारत काल में भी देखने को मिलता है, मतलब बहुत पुराना खेल है। और आपके ऐसा कहा जाता है 708 ईसा पूर्व में ये आपके उस समय ओलंपिक में भी खेला गया था, ऐसी जानकारी भी हमको मिलती है। तो आप इसमें क्या बात याद रखेंगे, कुश्ती के बारे में कुछ जो अपने अपने नाम हैं, जैसे मल्ल क्रीड़ा भी कह सकते हैं, मल्ल युद्ध भी कह सकते हैं, ऐसे करके आप इनके नाम भी याद रखेंगे, चलेगा। तो प्राचीन काल से ये खेल चर्चाओं में है, अच्छी बात हम जानते हैं। वो इतिहास हमको याद नहीं रखना, हमें तो एक बात याद रखना है कि ये कुश्ती जो होती है वो सामान्य स्थिति में 2 तरह से खेली जाती है, 2 तरह की होती है। एक नाम जो हमने खूब सुना है, कहीं लिखा भी होगा, एक नाम हमने खूब सुना है फ्री स्टाइल। ज्यादातर जो भारतीय पहलवान हैं, इंडियन रेसलर हैं, वो आपके इसी सेगमेंट में खेलते हैं, फ्री स्टाइल में खेलते हैं। फ्री स्टाइल का मतलब क्या है, फ्री है, चाहे पैर पकड़ो ऐसे करके उठा के धोबी पछाड़ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक इसका टाइप मिलेगा, एक प्रकार मिलेगा ग्रीको रोमन कुश्ती, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि कमर के निचले हिस्से पे आप वार नहीं कर सकते या उसको पकड़ नहीं सकते, हाथ तक नहीं लगा सकते। ये मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ भुजबल यानी कि हाथों के बल से ही आप क्या कर सकते हो, उसको पछाड़ दे दो। आपने यदि ऐसे कभी सीरियल देखे हो, कौन से वाले, चलो कंस वाली बात कर लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे हाथों को पकड़ के बस ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि ऐसे करके कमर पे पकड़ा और उठा के पटक दिया। आप याद करो बबीता फोगाट, गीता फोगाट, महावीर सिंह फोगाट, ऐसे करके पकड़ के और ऐसे करके पीछे फेंक देता था, सीधे 5 नंबर का काम हो गया, हटो, मतलब 5 पॉइंट का काम हो गया, है ना, देखा होगा ना ऐसा सीन। चलो, लेकिन यहां पे ग्रीक आप बात करें, ग्रीक और रोमन कुश्ती में ये कंसेप्ट नहीं है। अच्छा थोड़ा सा और एक पुराना उदाहरण बता दें, आप लोगों को शायद वैसे देखते हो तो ठीक है, जैसे पुराने जमाने के धारावाहिक नहीं आते धार्मिक वाले, जैसे महाभारत वगैरह ये सब आते थे, उसमें ऐसा कहा जाता था, क्या नाम है उनका, बलराम के शिष्य हुआ करते थे। बलराम के पास एक युद्ध टेक्निक बहुत बढ़िया थी, गदाहा बहुत अच्छे गदाधारी थे। उन्होंने ट्रेंड किया था किसको, दुर्योधन को, उनके प्रिय शिष्य थे दुर्योधन। और उधर थे कृष्ण के पास तो 5 पांडव ही हैं, भीम। तो भीम ने थोड़ी, अच्छा कृष्ण है, अच्छा एक छोटी सी कहानी सुना है, चलो कहानी नहीं सुनो, पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ, एक क्या था, कहानी तो बाद में सुनाएंगे। तो आपके दुर्योधन की और भीम का थोड़ा सा मैटर चल रहा था, क्योंकि भीम भी कम नहीं पढ़ते थे और दुर्योधन काय को कम पढ़ता।
तो अब दोनों में गदा युद्ध हुआ। अब साहब दोनों लगे, लेकिन भीम को कृष्ण भगवान ने बता दिया कि साहब ये क्या है कि ये वैसे तो खूब तगड़ा आदमी है, लेकिन इसकी निचला पोर्शन जांघें कमजोर हैं, तुम तो धीरे से इसको व्यस्त करके एक ढंग से वार कर देना, जांग पे बेचारा धरा रह जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, कृष्ण भगवान यही करते थे। मैं तो ये कहता हूं आपको किसी को आदर्श बनाना है जीवन में तो कृष्ण को बनाओ। बचपन बड़ा बचपन कितना कलाकारी में बीता, मतलब जेल में जन्म होता है और रात में निकल आया कि चलो साहब यहां जेल में कैसे रहेंगे, कहीं जन्म हो रहा है, पार्टी कहीं और चल रही है और वहां पे भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाए, फिर कहीं और, मतलब पूरा जीवन। अच्छा, संघर्ष कितना है आप ये भी समझिएगा, लेकिन उस संघर्ष में आनंद कितना है। तो अब संघर्ष तो होगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, चाहे भगवान हो, चाहे परमेश्वर हो, चाहे कोई भी हो। यदि आप नर माने मनुष्य के रूप में आ रहे हो ना, तो संघर्ष साथ में ला रहे हो। अपन कहते हो हाई किस्मत देखो, अरे तुम्हारी क्या देखो, भगवान उन जो भगवान रहे हैं, जिनको लोग भगवान कहते हैं, अपन भी कह देते हैं, अब वो भगवान रहे हैं साहब, उनके जीवन में क्या कम संघर्ष रहा है। बचपन में पूतना बुआ चली आई थी, अब ऐसे ऐसे लोग, मतलब तो कहीं ना कहीं इतना संघर्ष है। तो अब वैसे याद रखो कि उसमें गदा युद्ध में ये नियम होता है कि आप कमर के नीचे वार नहीं कर सकते, लेकिन साहब वो तो जीतने वाली बात है। यदि महाभारत भी नहीं जीतते, यदि अर्जुन इन सब के साथ में कृष्ण नहीं होते, तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। मतलब वो पूरा महाभारत तय था, ये सब तय है क्या होना है क्या नहीं होना, वो तो फालतू। अर्जुन महाभारत के बाद अर्जुन अपने आप को भारी प्राउड फील कर रहा है, अर्जुन हुए, भीम हुए, अरे साहब हाई तो गदा ने जी मान लो कि सबकी 12 बजा दी, ऐसे करके याद रख लो। लेकिन अब कृष्ण मुस्कुरा रहे मनी में, अर्जुन कह रहे अरे भीम भैया कैसी बात कर रहे, गांडी में आपको रखा नहीं दिख रहा, इसने सांस नहीं ली पूरे। अच्छा, महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? नहीं पता नहीं, मोदी जी ने उतने ही दिन दिए, तो मुझे इतना पता है, उतने ही। कोरोना से बचने के लिए। अच्छा, हाँ, कितने दिन में महाभारत फेल भी हो गया, हाँ, कोरोना को भी बता दूंगा कितने, मतलब एक अंदाज लगभग महाभारत जैसे शुरू होता है ना, तो आता ना महाभारत, 20 और 30 के बीच में 18 दिन ही चला था। अब अपने क्योंकि अपन सोच नहीं सकते, 18 दिन बस, और नाम रख दिया महाभारत, वैसी कोई लड़ाई होगी छोटी पूरी। वो महाभारत 18 दिन ही चला था। और ऐसे याद रखना, गीता में अध्याय भी 18 हैं, मतलब अर्जुन को रोज एक नया ज्ञान। बता बेटा लड़ेगा कि नहीं, मैंने कि नहीं लड़ रहा है, मैंने तो जेल ले। अच्छा, अपने यहाँ आदमी पढ़ाई लिखाई से दूर भागता है, मैंने कि महाराज लड़े ले रहे हैं, ज्ञान फैन बंद कर दो। तो अर्जुन बेचारा सरेंडर कर बेटा, तो हाँ, पढ़ाई लिखाई से तो हम जैसे तैसे दूर भाग रहे हैं। और क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय तो साहब वैसे पढ़ाई लिखाई में तो उतना ही लिमिटेड मन लगता है, ठीक है, क्योंकि पहले के जमाने के क्षत्रियों का काम अलग था, राजशाही संभालना है, सब व्यवस्था देखना है, ठीक है। आ जाओ जरा, तो बस आपको एक नियम की बात बता रहे थे, इसलिए पूरी सारी बातें हैं कि आप याद रखोगे कि जो आपकी फ्री स्टाइल है उसमें आप फ्री हैं, कहीं से भी किसी को पकड़ सकते हैं, अपने सामने वाले चेजर को कैसे भी आप उसको हरा सकते हैं, लेकिन ग्रीक और रोमन कुश्ती में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो आपसे पूछता है कुल कितनी शैलियां या कितनी स्टाइल हैं, तो 2 स्टाइल हो गए, 2 प्रकार हो गए, दोनों के आप नाम याद रखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखो अगले पॉइंट कि हमने कुछ संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया काम करेगा, ठीक है, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट जो हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके आप चेयरमैन याद रखेंगे, इनका नाम क्या है, ब्रजभूषण शरण शर्मा। अच्छा, इनको देख के या इनको सुन के कुछ याद आया? ब्रजभूषण शरण शर्मा का नाम सुन करके कुछ याद नहीं आ रहा? क्या याद आ रहा है? इतने प्रसन्न, बताओ क्या कुछ याद आ रहा है आपको? मैंने इनके बारे में एक बार पढ़ाया है, अब वो आप बताओ कि क्या पढ़ाया है? शेफ डी मिशन करके पढ़ाया है। लेके गए थे उनको, कौन को? अरे यंग बच्चों को लेके अच्छा, कौन से बच्चे? हॉकी वालों? क्रिकेट या कुछ में लेके नहीं, वो तो इसीलिए मैंने शेफ डी मिशन बता दिया कि आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा, लेकिन अब निशाने पे पहुंच पाओगे या नहीं ये तो मुझे पता नहीं। इसीलिए कोई क्रिकेट जा रहा है, कोई कहीं बच्चों को लेके जा रहा है। अरे बच्चों क्या पार्क में लेके गए थे? किसमें? इंग्लैंड लेके गए थे। मतलब जो भी दिमाग में आ जाए, अपने को कुछ याद आ रहा है, ब्रिटेन लेके गए थे। अरे ओलंपिक कमेटी बनाई गई थी, शायद उसी के लिए है, बच्चों की अभी आपका 2018 इंडोनेशिया जकार्ता में कौन से खेलों का आयोजन हुआ था?
सही तो बोला था। तो मैंने कब कहा गलत कहा? आपने तो doubt बना दिया। नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा कि गलत है। मैं तो बस ये देख रहा हूं कि हम उस पर कितनी देर तक रुके रह सकते हैं अपने आंसर पर। भाई देखो क्या है, ये धैर्य की परीक्षा है। पीएससी की परीक्षा ये पास होने के लिए नहीं है, ये धैर्य की परीक्षा है। आप में कितना धैर्य है तो बने रहिएगा परीक्षा में, कोई बात ही नहीं है। और जिनमें धैर्य नहीं है वो पढ़ो लिखो, पास हो एक बार, नौकरी लो, सीधी सीधी बात है। दो बातें हैं। नमस्कार, धन्यवाद।